हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम्स वालों के 12th पर। आज से हम लोग काव्य खंड शुरू करने वाले हैं। पिछली क्लासों में हमने गद्य खंड के 3 चैप्टर पढ़ लिए हैं। उन चैप्टरों का प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यदि आप उसे नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए। मैंने सभी क्लासों के पाठ का लेखक परिचय, सारांश और ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्न सभी कराए हैं। आप उन जाकर क्लास देख लीजिए, ठीक है। चलिए, आज की क्लास जो है काफ़ी अच्छी क्लास होगी। और जो पहला क्लास है हमारा पाठ है, वो कड़वक पाठ है। कड़वक पाठ ये कविता है। इस कविता में हम लोग इसके लेखक परिचय के इसके कवि परिचय के बारे में जानेंगे। परिचय का और इसका अर्थ जानेंगे और इसका संपूर्ण अर्थ जानेंगे, काफ़ी काफ़ी आसान भाषा में, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। देखिए, कड़वक जो पाठ है, कड़वक पाठ के लेखक जो है, कवि जो है बच्चों, वो मलिक मोहम्मद जायसी है। आपसे पूछा जा सकता है कि कड़वक पाठ के जो है कवि कौन है, तो मलिक मोहम्मद जायसी। ये जो कवि हैं बच्चों, प्रेम के पीर कवि है। कैसे कवि है, तो यहाँ से पूछा जाता है प्रेम के पीर कवि किसे कहा जाता है, तो आप बता दिए मलिक मोहम्मद जायसी को कहा जाता है, ठीक है। देखिए, इनका जन्म के बारे में क्या लिखा गया है। देखिए, जन्म के बारे में लिखा गया है, अनुमान तो 1492 में इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था बच्चों, तो 1492 में अनुमान लगाया गया। मैंने इनके जन्म के बारे में ठीक सटीक रूप से पता नहीं है। इनका जन्म पूछा जाए तो 1492 में बताइए। इनका निधन के बारे में बताया गया है कि 1548 में। इनका निधन के बारे में कब बताया गया है, तो 1548, जन्म 1492, ठीक है। चलिए, निवास स्थान के बारे में लिखा गया है कि जायस कब्र अमेठी उत्तर प्रदेश। मतलब इनका जन्म हुआ था बच्चों उत्तर प्रदेश में हुआ था। उत्तर प्रदेश में आपसे पूछा जा सकता है कि जायसी का जन्म कहाँ हुआ था, तो जन्म हुआ था बच्चों जायस कब्र अमेठी यानी उत्तर प्रदेश में। आप इसका आंसर दे दीजिएगा, ठीक है। आगे इनके देखिए गुरु के बारे में लिखा गया है। गुरु बच्चों कौन कौन थे, तो सूफी संत मोहिदी एवं सैयद अशरफ। इनके गुरु का नाम आप याद रख सकते, क्योंकि पूछा जाता है कि मलिक मोहम्मद जायसी के गुरु कितने थे, तो बच्चों 2 थे। एक सूफी संत मोहिदी और सैयद अशरफ जहांगीर। सैयद अशरफ जहांगीर। अब देखिए, इनके पिता के बारे में क्या लिखा गया है। पिता जो थे, पिता का नाम लिखा गया है मलिक शेख ममरेज। क्या लिखा है, देखिए पढ़िए। पिता का नाम लिखा है मलिक शेख ममरेज या मलिक राजे अशरफ। यहाँ से देखिए, आप 3 कोई का नाम याद रखिएगा। यहाँ से देखिए, आप ये नाम याद रखिए। पहला, कड़बक पाठ जो है, कड़बक पाठ के लेखक कौन, कवि कौन है बच्चों, तो मलिक जायसी है। कौन है, तो मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी, ठीक है। मलिक मोहम्मद जायसी। चलिए आगे देखते हैं। और इनके इनके पिता का नाम क्या था, तो पिता का नाम था बच्चों मलिक शेख ममरेज। मलिक शेख ममरेज। मलिक शेख ममरेज। मलिक शेख ममरेज। मलिक शेख ममरेज, ठीक है। और इनके बच्चों 2 गुरु थे। वो गुरु 2 थे बच्चों। कौन थे, 2 गुरु। एक एक जो गुरु थे, एक मोहिदी थे, मोहिदी, शॉर्ट में लिख रहा हूँ मोहिदी। और एक थे सैयद अशरफ। सैयद अशरफ। सैयद अशरफ, ठीक है। आप याद रखिएगा, आप इनके नाम याद रख सकते हैं, ठीक है। ठीक है, चलिए इनके व्यक्तित्व के बारे में क्या लिखा है। व्यक्तित्व व्यक्तित्व कहने का अर्थ है इनके बारे में, मतलब ये शरीर से कैसे थे, इनका व्यवहार कैसा था, ये किस रूप के थे, ये कैसे थे। तो देखिए, इनका व्यक्तित्व काफ़ी ही ठीक नहीं था। देखिए, इनके व्यक्तित्व के बारे में क्या लिखा गया है। बाईं आंख और बाईं आंख और कान से वंचित। देखिए, मतलब ये जो कवि हैं बच्चों, इनकी बाईं आंख नहीं थी और एक कान से बहरे भी थे। यही एक ऐसे कवि हैं जिन एक आंख और कान से क्या बहरे हैं बच्चों। चेहरे पर चेचक का दाग। देखिए, ये कुरूप थे। चेहरे पर थे जो बच्चों, इनके चेचक का दाग था, चेचक का दाग था, समझे। रूप कुरूप परंतु गुण से महान, मनस्वी, संत चरित्र, मृदुभाषी। देखिए, मृदुभाषी कहने का अर्थ है बच्चों, यह बहुत कम बोलते थे, यह बहुत कम बोलते थे। देखिए, इनके बारे में, देखिए व्यक्तित्व के बारे में क्या लिख सकते हैं कि यह एक आंख से वंचित थे और एक कान से भी वंचित थे। एक कान और आंख से। यह चेहरे पर इनके बच्चों चेचक का दाग था, और अर्थात यह करूब थे बच्चों, आप लिख सकते हैं। लेकिन यह गुण में महान थे, मतलब इनमें
अवगुण ये सब अवगुण है बच्चों, ये सब क्या है अवगुण है, लेकिन इनमें गुण क्या था? ये महान है, एक महान कवि के रूप में हमारे सामने प्रकट हुए, तभी ना हम इनके बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है? समझ गए? व्यक्तित्व के बारे में देखिए, वृत्ति के बारे में क्या लिखा गया है, तो वृत्ति माने इनकी इनके जीवन में क्या-क्या हुआ, तो देखिए जीवन के आरंभ में किसानी तथा बाद में फ़कीर। पूछा जा सकता है, यहाँ से पूछा जाएगा कि जो मलिक मोहम्मद जैसी थे, वो आरंभ में क्या थे? तो आरंभ में किसानी थे, मतलब किसान किसान के काम करते थे और बाद में फ़कीरी भी किए हैं। बाद में क्या किए हैं बच्चों? तो फ़कीरी भी किए, आप बोल सकते हैं। ये इनकी वृत्ति हो गई, समझ गए आप? वृत्ति में मतलब ये किसान भी थे और फ़कीर, बाद में फ़कीरी का काम भी किया है। और देखिए कृति के बारे में, देखिए इनके बारे में क्या लिखा है, कृति के बारे में लिखा गया है, यानी इन्होंने कौन-कौन सी रचना की है बच्चों? तो देखिए रचना में क्या लिखा है, पद्मावत, अखरावत, आख आखरी कलाम, चित्ररेखा, कहरानामा, मसलानामा आदि। देखिए ये सभी इनकी बच्चों क्या है, रचनाएँ। आप इन रचनाओं को आप याद कर लीजिए। देखिए हम कुल ऐसा नहीं है कि कोई भी लड़का ये सभी रचनाएँ याद, कैसी हमने पिछली क्लासों में बातचीत के जो लेखक हैं बालकृष्ण मठ, उसके बारे में काफ़ी सारी रचनाएँ थी। फिर जाके चंद्रधर शर्मा गुलेरी की काफ़ी रचनाएँ थी। संपूर्ण क्रांति जो हमने पाठ पढ़ा है उसका, जयप्रकाश नारायण, उनकी काफ़ी सारी, इतनी रचनाओं को याद नहीं कर सकते आप। महत्वपूर्ण रचना जो बता रहा हूँ उसे आप याद कर लीजिए। देखिए यहाँ से पद्मावत पूछा जाता है और और कहरानामा, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इम्पोर्टेंट पूछा जाएगा, पद्मावत की रचनाकार कौन है? तो मलिक मलिक मोहम्मद जैसी बता दिया, और कहरानामा कौन रचना है आप बता दीजिए, ठीक है? ये महत्वपूर्ण है, तो ठीक है, समझ गए आप कृति के बारे में। और देखिए आगे क्या लिखा है, तो आगे देखिए पढ़िए। आगे इनके काल के बारे में लिखा जाता है, काल निर्गुण प्रेमाश्वरी भक्ति का पूछा जाता है कि मलिक मोहम्मद जैसी किस काल के थे? तो भक्ति काल के थे। और उससे डीपली पूछा जाएगा तो पूछेगा निर्गुण प्रेमाश्वरी थे, निर्गुण प्रेमाश्वरी, ठीक है? और ये भाषा यहाँ से पूछा जाता है कि भाषा कौन थी? तो अवधी थी। भाषा बच्चों क्या थी? तो अवधी भाषा थी इनकी। आप इसे बता सकते हैं, ठीक है? समझ गए? तो देखिए ये हमारा लेखक जो कवि परिचय, सॉरी बच्चों, जो कवि परिचय है वो हमारा कंप्लीट होता है। इनसे आपका सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन जाएँगे, ठीक है? चलिए थोड़ा छोटा-सा टेस्ट ले लेते हैं, पूछते हैं आपसे प्रश्न। तो देखिए पहला बताइए, कड़बक पाठ के लेखक कवि कौन है बच्चों? तो कड़बक पाठ के जो कवि हैं मलिक मोहम्मद जैसी हैं। इनके इनका जन्म कब हुआ था बच्चों? तो अनुमान तो कितना बताया, 1492 में बताया गया है। और इनके जन्म कहाँ हुआ था बच्चों? तो जायस कब्र अमेठी उत्तर प्रदेश में हुआ था, आप बता सकते हैं। इनके पिता का नाम क्या था? तो मलिक शेख ममरेज था बच्चों, मलिक शेख ममरेज। इनके कितने गुरु थे बच्चों? तो इनके 2 गुरु थे, एक मोहिदी, एक सैयद अशरफ, ठीक है? ये किस काल के थे बच्चों? तो आप बता सकते हैं, ये भक्ति काल के थे। किस काल के थे? भक्ति काल के थे। इनका यह किस भाषा का उपयोग करते थे? ये बच्चों अवधी भाषा का उपयोग करते थे, ठीक है? आप और मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि पद्मावत के रचनाकार कौन है? तो पद्मावत के बच्चों रचनाकार के जो हैं वो मलिक शेख ममरेज है, ठीक है? सॉरी, कौन है? तो जायसी है, जायसी है। पद्मावत के रचनाकार कौन है? तो बच्चों जायसी है, ठीक है? इतना आपसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन सकते हैं इस लेखक परिचय, कवि परिचय, सॉरी, कवि परिचय से बन सकते हैं। तो चलिए अब हम इसके सारांश को देखते हैं, सॉरी, सारांश कहने का अर्थ है हम अब इसके संपूर्ण अर्थ को देखते हैं, संपूर्ण अर्थ को, और काफ़ी लाइन बाय लाइन और बेहतरीन ढंग से समझाऊंगा, ठीक है? तो चलिए दोस्तों, अब हम जो कड़बक पाठ है इसका जो संपूर्ण अर्थ को समझते हैं, संपूर्ण अर्थ को काफ़ी आसान एवं बेहतरीन ढंग से समझते हैं। हमने इसका कवि परिचय देख लिया, चलिए अब इसके जो संपूर्ण अर्थ है इसको काफ़ी आसान एवं बेहतरीन ढंग से समझते हैं। हमें 2 कड़बक पढ़ना है बच्चों, 2 कड़बक पढ़ना है, एक कड़बक ये है और एक कड़बक नीचे दिया है, ठीक है? तो चलिए पहला जो कड़बक है उस कड़बक को हम काफ़ी आसान भाषा में समझने का कोशिश करते हैं। देखिए लिखा गया है, एक नैनन कवि मोहम्मद गुनी, सोई सोई बिमुहा जे कवि सुनी। मतलब इस लाइन का अर्थ हुआ कि एक नैन कवि जो है मलिक मोहम्मद जैसी, वह अपने बारे में कह रहे हैं कि जो भी मुझे सुनेगा वह विमोहित हो जाएगा। विमोहित करने का अर्थ है मुझके बारे में कुछ बोलेगा, मुझसे उनके उनके बारे में सोचकर थोड़ा-सा उदास होगा। यही पहला लाइन का अर्थ हुआ, समझ गए?
देखिए अगला लाइन जो उसे पढ़िए, चाँद जस जग विधि अवतारा, दिन कलंक किन्हीं उजियारा। चाँद कहने का अर्थ है चाँद, जैस मतलब जैसा, जग मतलब संसार, और विधि मतलब ईश्वर, अवतारा मतलब उतारा गया। मतलब इस संसार में जिस प्रकार चाँद को उतारा गया है, उसी प्रकार मलिक मोहम्मद जैसी को भी इस ईश्वर द्वारा इस संसार में उतारा गया है। समझ गए? दिन कलंक किन्हीं जगी उतारा। देखिए चांदा में काफ़ी कलंक होने के बाद, धाबा होने के बाद भी वह संसार को उजाला करता है। यह उसी प्रकार यह भी इस कविता के द्वारा सभी को क्या बताना चाहते हैं, देखिए इसका लाइन का अर्थ समझ गए कि चाँद जस इस जगत में मलिक मोहम्मद जैसी को उतारा गया, जिस प्रकार चाँद को उतारा गया है। ठीक है, अब देखिए अगला लाइन है, इन दोनों लाइन का मतलब आप समझ गए तो ठीक है। चलिए अगला क्या लाइन लिखा गया उसी के बारे में पढ़ते हैं। जग जग सूजा एक ही नैना, उषा उआ सुख अस नखतन महा। तो देखिए जग सूझा मतलब संसार को एक ही नैना से ये कवि जो क्या है देख रहे हैं बच्चों, क्योंकि एक आंख जो इनकी बाई आंख से ये बच्चों क्या है वंचित है, माने अंधे हैं। ठीक है, जग सूझा एक ही नैनन, सुआ उस अख अस नखतन महा, मतलब एक ही आंख से ही पूरे संसार को देख रहे हैं। उषा उआ सुख अस नखतन महा, हुआ सुख अखनतन महा। कहने का अर्थ है बच्चों कि जो शुक्र नाम का, शुक्र मतलब होता है शुक्र नाम का तारा, वह नखतन में मतलब नक्षत्र में जिस प्रकार निकलता है, उसी प्रकार यह एक आंख से ही देखते हैं। ठीक है, समझ गए? आगे क्या लिखा है, आगे देखिए आगे लिखा गया है, जो लही अम्बही डाम न होई तो लम्ही सुगंध बसाई न सोई। देखिए इसका कहने का अर्थ है, अम्बही मतलब होता है बच्चों आम, अम्बही मतलब क्या होता है बच्चों आम। जब तक जब तक आम के पेड़ में, डाब मतलब क्या होता है बच्चों मंजर, मंजर मतलब जब तक आम के पेड़ में, मंजर मतलब मोजर, जिस प्रकार अभी आया है आम के पेड़ में, वही कह रहे हैं कभी कि जब तक आम के पेड़ में मंजर बोले तो मंजर मतलब तो मंजर नहीं आता, तब तक वह सुगंध नहीं देता। आप देख रहे होंगे इस समय आम का पेड़ काफी सुगंधित हो रहा होगा, तो यही कवि कह रहे हैं। समझ गए? जब तक आम के पेड़ में मंजर नहीं आता तब तक वह सुगंध नहीं देता। उसी प्रकार जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे तब तक आपको कोई नहीं जानेगा। ठीक है, समझ गए? चलिए आगे देखते हैं आगे क्या लिखा गया है। आगे देखिए बच्चों, अब ये जो लाइन है इसमें कवि जो है वह गुण और अवगुण का बात करते हैं। बच्चों किसका बात करते हैं? गुण और अवगुण का, मतलब किस व्यक्ति में कैसा गुण होते होने की, अवगुण है, सभी में गुण है तो अवगुण है। ठीक है, तो देखिए पढ़ते हैं, तो पढ़ते हैं क्या लिखा गया है कि किन्हीं समुद्र पानी जो खरा, तो अति भव असुजा पारा। मतलब देखिए समुद्र का पानी जो बच्चा आप जानते हैं कि पानी खारा होता है, फिर भी समुद्र असुजा पारा कहने का अर्थ है बच्चों काफी विशाल और गहरा है। मतलब ये जो क्या है उसका पानी खारा क्या है, उसका अवगुण है, फिर भी उसमें क्या गुण है, तो असुज और अपारा है। समझ गए? आगे देखिए लिखा गया है, सुमेरु त्रिशूल विनाशा, भा कंचनगिरी लगा आकाशा। मतलब जो सुमेरु पर्वत है उसको त्रिशूल मतलब त्रिशूल होता है बच्चों, जो शिव जी त्रिशूल मारे थे सुमेरु पर्वत को, वह जाकर आकाश में लग गया था। ठीक है, देखिए अब आगे क्या लिखा है उसे देखिए, जो लही घड़ी कलंक न पर, कांच होई कन्ही कंचन करा। मतलब देखिए जब तक घघरी, घघरी कहने का अर्थ कोई भी चीज में मतलब कोयला में तपाया नहीं जाता। कलंक, कलंक मतलब होता है कोयला, मतलब जब तक किसी भी चीज को कोयला में तपाया नहीं जाता तब तक वो कंचन करा, मतलब एक कठोर वस्तु नहीं बनता। मतलब देखिए आपको भी पहले मेहनत करना है तभी एक अच्छा इंसान बन पाएगा। तो उसी प्रकार यह कवि करेंगे, जब तक आप जब जब आप में गुण है तो गुण है तो अवगुण भी है, अवगुण है तो गुण भी है। समझ गए? इस लाइन का अर्थ हुआ बच्चों कि जब तक किसी वस्तु को तपाया नहीं जाता तब तक वह कठोर नहीं बनता। मतलब जब तक आप मेहनत नहीं करें तब तक सफलता नहीं प्राप्त होगी। समझ गए? अब देखिए आगे क्या लिखे, एक नैनो जस दर्पण और तेहि निर्मल भाव, सब स्वरूपवंत गही मुख, जो जो ही कई चाऊ। मतलब देखिए इसका कहने का अर्थ है कि इनका जो एक आंख है बच्चों वो दर्पण के समान है।
जिस प्रकार आप दर्पण में 2 उँगली दिखाएँगे तो 2 ही दिखेगा। इसी प्रकार कवि जो करे, कवि मेरा भी आँख जो दर्पण के समान है, जो देखता है वही कहता है। अ, तेहि निर्मल भाव और निर्मल है, निर्मल मतलब काफ़ी स्वच्छ है इनका आँख, जो देखता है वही बताता है। ठीक है, समझ गए? सब रूपवंत गहि मुख जोहिं कई चाव, मतलब जो भी इनसे सुंदर व्यक्ति है, जानते हैं कि जो बच्चों इन पर चेचक का दाग था, माने ये करूब थे, फिर भी जो इनसे सुंदर व्यक्ति इन्हें चाव मतलब काफ़ी अचानक मतलब देखते हैं, इन्हें भाव ऐसे देखते हैं जैसे इन्हें कभी देखा ही नहीं है। तो देखिए ये जो पहला कड़वक है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये कड़वक अच्छे से समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया होगा तो चलिए इसके भावार्थ को देखते हैं और भी अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। समझ गए आप? तो चलिए अब इसके हम भावार्थ को देखते हैं। इसीलिए आपको मैंने काफ़ी अच्छे से समझाने के लिए भावार्थ भी लिखा है। तो देखिए भावार्थ क्या लिखा गया है? गुणवान मोहम्मद कवि एक ही नेत्र थे। तो देखिए मैंने बताया कि गुणवान मोहम्मद कवि एक ही नेत्र के थे, किंतु फिर भी उनकी कवि वाणी में वह प्रभाव था कि जिसने कभी न सुनी और सुनी वही मुग्ध हो जाता है, मतलब जो भी इस वाणी को सुनता है वही मुग्ध हो जाता है। ठीक है? और क्या लिखा गया? जिस प्रकार विधाता ने संसार में सदोष किंतु प्रभाव युक्त चंदा को बनाया। देखिए मैंने बताया ना, चंदा का जिस प्रकार संसार मतलब विधाता में तो ईश्वर ने बनाया है, उसी प्रकार जैसे जी की कृति उज्ज्वल किंतु उस उसमें उनमें अंग भंग दोष है। देखिए कोई भी कृति होगा, उसमें कैसा भी कृति क्यों ना हो, उसमें थोड़ा बहुत दोष होता है। मैंने देखिए यहाँ तक लाइन जो है इसमें आप समझ गए कि एक नेत्र के कवि हैं और वह कवि अपनी वाणी के बारे में बताते हैं, और चंद्रमा को जिस प्रकार उतारा गया है उसी प्रकार यह अपने बारे में ही बताते हैं कि मेरे भी जो जो कृतियाँ उनमें भी थोड़ा बहुत दोष है। ठीक है? अब क्या लिखा गया? जैसी जी समदर्शी थे क्योंकि उन्होंने संसार को सदैव एक ही आँख से देखा। समदर्शी मतलब कि कहने का अर्थ है बच्चों, सभी को आँखों समान रूप से देखते थे, कोई अमीर हो या गरीब। उनका वह नेत्र अन्य पुरुषों मनुष्यों के नेत्र से उसी प्रकार अपेक्षाकृत तेज युक्त था जिस प्रकार कि नारायण के बीच उदित हुआ शुक्र तारा। देखिए बताया ना, शुक्र नाम का जो तारा था, मतलब ये इसका कहने का अर्थ ये है उनका उनका नेत्र जो है अन्य मनुष्य के भांति या अपेक्षाकृत अधिक अच्छा है, क्योंकि वो सभी को देखते हैं एक समान आँख से, समदर्शी हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा है। जिस प्रकार की तारा गण के बीच उदित हुआ शुक्र नाम का तारा। समझ गए? जब तक आम्र मतलब आम फल में डाब काला धब्बा नहीं होता, तब तक वह मधुर सौरभ से सुवासित नहीं होता। समुद्र का पानी खारा युक्त होने के कारण ही वह अगाध और अपार है। समझ गए? देखिए जो मैंने बताया वही लिखा गया है कि जो आम का पेड़ है जब तक उसमें मंजर नहीं आता तब तक वह सुगंधित नहीं होता, और समुद्र का पानी जो खारा होने के बावजूद भी वह वह अपार है, वह विशाल है। समझे बच्चों? तो ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे इसके और क्या लिखा गया है कि सारे सुमेरु पर्वत के स्वर्णमय होने के का एक ही कारण है कि वह शिव त्रिशूल द्वारा नष्ट किया गया, जिसके स्पर्श से वह सोने का हो गया। ठीक है, यानी शिव त्रिशूल जब लगा तो यह सोने का अगर वह आकाश में जाकर लगे। चलिए आगे क्या लिखा गया है उसे अब हम देखते हैं। तो आगे लिखा गया है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। जब तक घड़िया अर्थात सोना गलाने के पात्र में कांचा सोना गलाया नहीं जाता तब तक वह स्वर्ण कला के युक्त अर्थात चमकदार नहीं होता। मतलब देखिए मैंने जो बताया है वो बताया क्या कि जब तक घघरिया मतलब कोई भी बर्तन को तब तक तपाए नहीं जब तक वो ठोस नहीं बनता, मतलब सोना की तरह नहीं बनता। उसी को थोड़ा सा बनाकर यहाँ पर लिखा गया है कि जब तक घघरिया अर्थात सोना गलाने के पात्र में कांच सोना गलाया नहीं जाता तब तक वह स्वर्ण कला से युक्त अर्थात चमकदार नहीं होता। अब देखिए जायसी अब उसके बारे में अपने बारे में लिखे थे कि जायसी जो थे अपने संबंध में गर्व से लिखते हैं कि कहते हुए कि वे एक नेत्र के होते हुए भी दर्पण के समान निर्मल और उज्जवल है भाव के। समझ गए? समस्त रूपवान कवि उन पैर पकड़कर अधिक अधिक उत्साह से उनके मुख की ओर देखते हैं, यानी
वे नमन करते हैं। मैंने जो बताया वही लिखा गया है। आप समझ गए होंगे यहाँ तक, मैं उम्मीद करता हूँ। थोड़ा अपने ठीक है, तो चलिए अगला जो कड़बक है उस कड़बक को हम काफ़ी आसान तरीके से इसी प्रकार पढ़ते हैं। तो देखिए अगला कड़बक, देखिए थोड़ा सा नोट लिखा गया, इसे भी पढ़ लेते हैं। तो थोड़ा सा नोट क्या लिखा गया है उसे देखते हैं। तो लिखा गया है नोट कि जैसी बाई आँख के अंधे थे, यह एक अंग दोष था। मैंने यह एक अंग दोष था, लेकिन बाई आँख से अंधे थे ये क्या दोष है? किंतु जैसी जी ऐसा मानने से इनकार करते थे, मतलब ये मानने से इनकार करते। मैं एक यहाँ से आदा हूँ, क्यों मानने से इनकार करते थे? क्योंकि उनमें गुण था। जग सुजा एने एने एक नैना कई कन्हा उआ सुख अस नखतन महा आदि अनेक उक्तियों से वह अपने पक्ष की पुष्टि करते हैं। आशय अंगहीन होने के भी गुणहीन व्यक्ति पूजनीय होता है। तो देखिए मैंने जो बताया है उसी का थोड़ा सा इन पर नोट लिखा गया है। जो कवि के बारे में लिखा गया है, कवि बता रहे हैं कि वह बच्चों वह उनमें दोष होने के बाद भी वह क्या है, उनमें गुण है जो इसके द्वारा ये का रचना की है, जिससे आज हम इनके बारे में पढ़ रहे हैं। समझ गए? तो देखिए दूसरा का जो कड़बक, उस कड़बक को ध्यान दीजिएगा। यह कड़बक भी थोड़ा अच्छा है। तो देखिए इस कड़बक को हम देखिए पढ़ते हैं। इस कड़बक से आपको कुछ सीखने का मिलेगा, जीवन में क्या हमें करना चाहिए। तो देखिए लिखा गया है कि मोहम्मद यही कवि जोरी सुना, मतलब मोहम्मद जो ये सुना रहे हैं वो सुनी जो प्रेम पीर गावा, मतलब यह जो इस कविता को सुना रहे हैं उनको सुनकर कोई प्रेम का पीर गावा, मतलब अपने बारे में कुछ जो प्रेम की घटना घटी उसके बारे में सोचेगा। हम समझे? तो देखिए अब देखिए यहाँ से लाइन आप ध्यान दीजिएगा। जोरी लाई रक्त के लई गाढ़ी प्रीति नैन जल भई। तो देखिए उन्होंने इस कविता को लिखा गया है, इसका कहने का अर्थ हुआ कि जोरी लाई रक्त के लई गाढ़ी प्रीति नैन जल भई, मतलब उन्होंने इस कविता को रक्त के लई से, लई कहने का अर्थ बच्चों गोंद, लई कहने का अर्थ बच्चों गोंद, मतलब उन्होंने इस कविता को रक्त की गोंद से जोड़ा है। इसका क्या अर्थ है? उन्होंने इस कविता को रक्त के गोंद से जुड़ा है। गाढ़ी प्रीति नैन जल भई, मतलब इनको जोड़ने में यह रोते हैं, इस कविता को लिखने में। क्या लिख रहे हैं? तो देखिए इसका कहने का अर्थ हुआ, समझ गए आप लोग, कि इन्होंने इस कविता को रक्त के लय से जोड़ा और इस कविता को जोड़ने में वो नैन भर जाते हैं उनके, यानी रो देते हैं। और समझ गए? चलिए आगे देखते हैं। आगे आगे का लिखा गया है, औ मन जानी कवित उस किन्हा मकु यह रहे जगत मन चिन्हा, मतलब यह जो कविता लिख रहे हैं यह इनका मन जानता है कि यही कविता मेरा इस जगत में पहचान बनाएगा। देखिए यह कविता इन्होंने जगत में पहचान भी बनाई। देखिए आज हम लोग, इनका जन्म 1492 में अनुमानतः हुआ था, लेकिन आज हम लोग इनके बारे में पढ़ रहे हैं। क्या इनके बारे में लिखा गया है इस कविता के कारण ही हम जान रहे हैं ना बच्चों। तो देखिए हाँ, तो यही लिखा गया है कि ओम मन जानी कवित उस चिन्ह में, यही किन्ह किन्ह में यही कविता हमारे जगत जीवन का सब चिन्ह बनेगा। मुख यही रहे जगत म चिन्ह, मतलब इसी कविता के द्वारा इनको इस जगत में चिन्हा जाएगा। चिन्हा बोले कहने का अर्थ है बच्चों पहचाना जाएगा। जब हम अब हम इनके बारे में जान रहे हैं। ठीक है, कहाँ सो रतन सेनी अस राजा, कहाँ सुआ असी बुद्धि उपराजा, मतलब जो रतन सेन राजा था बच्चों, आप देखे होंगे एक पद्मावत फिल्म निकलती उसमें आप इसी घटना पर बनाया गया है। तो देखिए कहाँ सो रतन सेनी राजा, कहाँ सुआ अस विधि उपराजा, मतलब देखिए अब रतन सेनी जो राजा थे बच्चों उस समय अब जो रतन सेनी राजा थे अब वो नहीं रहे। बस उनकी जो करदानी थी, मतलब जो उन्होंने काम किया उसी काम के कारण हम उन्हें जानते हैं। हाँ इन्होंने इस काम किया। कहाँ सुगा असी बुद्धि उपराजा, मतलब देखिए उस समय जो सुगा उपराजा थे वो अभी नहीं रहे बच्चों। कहाँ अलाउद्दीन सुल्तान नु, तो देखिए अलाउद्दीन सुल्तान भी अब नहीं रहे बच्चों। कहाँ रोगी जही किन्हीं बखानू, अब उनका कौन बखान कर रहा है। कहाँ रूप कहाँ स्वरूप मुदवावती रानी, कोई न रहा जग रही कहानी, मतलब देखिए मतलब इनके बारे में लिखा गया है
कि अब देखिए ना रतन सेन राजा रहे, ना सुगा बोधी उपराजा रहे और ना ही अलाउद्दीन खिलजी रहे और ना ही पद्मावती जो रानी है, वो कोई नहीं रहा, बस उनकी कहानी रह गई है। मतलब कवि बताना चाहते इस जगत में कुछ नहीं रह जाता है बच्चों, केवल हमारी कहानी रह जाती है, जो हम काम कर के जाते हैं वही रह जाती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इन लाइनों को आप समझ गए हैं। ये लाइन आपके जीवन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है कि हमारे जीवन में कुछ नहीं बच जाता, केवल हमारे लिए जो काम किए वही रह जाता है। ठीक है, अब देखिए बच्चों अगला जो लाइन है उसे पढ़ते हैं। धनी सो पुरुष जस कीर्ति जासु फूल मेरे पर पे मरे न बासु। मतलब देखिए फूल मर जाता है बच्चों, लेकिन उसका बास जो होता है, बास कहने का अर्थ है वह नहीं मरता है। बास माने सुगंध। देखिए आप जो फूल तोड़ लीजिए, उसको फूल तोड़ने के बाद 2-3-4 दिन के बाद भी यदि आप सूंघते हैं, उसका सुगंध आपके पास रहता है। मतलब इसका कहने का अर्थ हुआ है, आप जो व्यक्ति मर जाता है उस व्यक्ति का कुछ नहीं बचता है, केवल उसका कर्म बचता है। जो अच्छा कर्म किया है उसी के याद करते हैं लोग और उसके बारे में जानते हैं। जिस प्रकार फूल जो होता है, फूल के मर जाने के बाद भी सुगंध रहता है। समझ गए इस लाइन का अर्थ? तो देखिए अगला लाइन पढ़ते हैं। कहीं न जगत बेचा, कहीं न चिन्हा जस मोल, जो पढ़े यह कहानी हम सवेरो दुई बोल। मतलब इसका कहने का अर्थ है, इस जगत में किसी ने अपना यश कहने का अर्थ है जो इज्जत प्रतिष्ठा है, उसको नहीं बेच सकते हैं, ना ही उसका कोई मोल लगा सकते हैं। मतलब इस आप कहेंगे हमारी इज्जत खरीद लो, कोई खरीद सकते हैं? नहीं। ना ही इसका कोई मोल लगा सकते हैं। मोल बोले तो बच्चों रुपया नहीं लगा सकता है। और देखिए लिखिए, जो पढ़े कहानी हम सवेरे दो ही बोल। मतलब यह भी जो आप कहानी ये पढ़े, आप इनके बारे में कुछ बोलेंगे, हाँ इन्होंने कहानी अच्छी लिखी है, मतलब कविता यह अच्छी लिखी है, कविता नहीं ऐसा लिखा है, आप ऐसा बोलेंगे इनके बारे में। क्यों बोले? काफ़ी काफ़ी ये बेहतरीन और अच्छा कविता इन्होंने लिखा है। आपको इस कविता से सीखने को मिले कि एक ऐसे कवि जो एक आँख से अंधे हैं, जो कान से बहरे और रूप से कुरूप हैं, वह कवि ने इतनी अच्छी कविता लिखी है। आप उनके बारे में कुछ बोलेंगे, इसलिए कवि इसके लास्ट लाइन में लिख रहे हैं, मैं जो भी इस कविता को पढ़ेगा मुझसे 2 बोल बोलने के लिए सोचेगा। ठीक है? चलिए अब इसके भावार्थ को समझते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो देखिए भावार्थ क्या लिखा गया है। मोहम्मद जैसी कहते हैं कि मैंने इस कथा को जोड़कर सुनाया है और जिसने भी इसे सुना उसे प्रेम की पीड़ा प्राप्त हुई। प्रेम की पीड़ा मतलब उन्होंने प्रेम की पीड़ा मतलब दर्द भरा महसूस किया होगा। इस कविता को मैंने रक्त की लेस लगाकर जोड़ा है। मैंने जो बताया वही लिखा गया है कि इस कविता को रक्त के लेस लगाकर उन्होंने क्या जोड़ा है बच्चों। ठीक है, गाढ़ी प्रीति को आंसुओं के भिगोकर गीली किया है। मतलब जो ये गाढ़ी प्रीति मैंने ले मतलब गोंद को बनाने के लिए इन्होंने आंसू का उपयोग किया है। ठीक है, समझ गए आप? मैंने यह विचार करके निर्माण किया है कि शायद यह मेरे मरने के संसार मेरी याद यादगार के रूप में रहेगा। मतलब इन्होंने देखिए मैंने बताया था कि इस कविता के कारण ही उनका यह पहचान बना है। तो वही लिखा गया है कि यही कविता के कारण उनका पहचान या यादगार बना है। ठीक है, समझ गए? इसका लाइन का अर्थ यही हुआ। देखिए वह राजा रतन सेन अब कहाँ? रतन सेन अब कहाँ? कहाँ वह सुआ जिसने राजा रतन सेन के मन में ऐसी बुद्धि उत्पन्न की। कहाँ कहाँ सुल्तान अलाउद्दीन और कहाँ वह राघव चेतन जिसने अलाउद्दीन के सामने पद्मावती का रूपवर्ण किया वर्णन किया। तो देखिए बच्चों इसमें लिखा गया है वही कि कहाँ वह रतन सेन राजा, कहाँ वह अलाउद्दीन खिलजी, कहाँ वो पद्मावती रानी। अब कोई नहीं रहा, केवल उनकी कहानी रह गई है बच्चों। समझ गए आप? समझिए। अब देखिए आगे क्या लिखा गया, नीचे देखिए पढ़िएगा। कहाँ वह लावण्यवती ललना रानी पद्मावती, कोई कोई भी इस संसार में नहीं रहा, केवल उनकी कहानी बाकी बची। धन्य है वह कीर्ति और प्रतिष्ठा स्थिर है। पूर्ण पुष्प के रूप में उसका शरीर भले ही नष्ट हो जाएगा, परंतु कीर्ति रूपी सुगंध नष्ट नहीं होता। मतलब देखिए जो कहा मैंने बताया कि जिस प्रकार फूल का सुगंध नहीं नष्ट होता है, उसी प्रकार जो मलिक मोहम्मद जैसी ने इस कृति किया है, उस कृति का भी नष्ट नहीं होगा। अब यह जो कृति हमेशा के लिए रहेगा। ठीक है, समझ गए इस लाइन को? अब देखिए आगे क्या लिखा गया है। आगे लिखा गया है
संसार में ऐसे कितने हैं जिन्होंने अपनी कीर्ति बेची, कीर्ति मतलब अपनी इज्जत प्रतिष्ठा बेची, मतलब लिखी ले लीजिए, और न हो, और ऐसा कितने हैं जिन्होंने कीर्ति का मोल न ली हो। जो इस कहानी को पढ़ेगा 2 शब्द में हमें याद करेगा। देखिए, जो लास्ट लाइन में मैंने बताया वही यहाँ पर लिखा गया, समझ गए? यह जो कविता है हमारा समाप्त होता है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी अच्छे तरीके से यह समझ में आया होगा। तो ठीक है, चलिए आज की क्लास में इतना ही। अगले हम क्लास में इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं, और फिर एक क्लास होगा जिसमें हम इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो ठीक है, क्लास को अंतिम तक देखने के लिए आपको काफ़ी धन्यवाद, और दोस्तों में शेयर करना भी ना भूलिएगा, और अपने अपने अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, अपने दोस्तों को भी बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही।